नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, पोटेशियम की, आयरन की, बोरोन की, कॉपर की, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए ताकि हमें ये पता लगे कि नाइट्रो एक्चुअली में सॉइल में किस चीज़ की कमी है। उस चीज़ को पता करने के लिए दिया गया है। इसमें मेनली 3 कंपोनेंट है। पीएच के लिए अलग इलेक्ट्रोड है, इसी के लिए अलग इलेक्ट्रोड है, साथ में एक क्यूबॉइड यहाँ पर हमें रखनी है भर के, और उसको हमें पता कराएगी कि कितनी वैल्यू ये दे रही है। इसको चलाने के लिए जैसे यहाँ हम एंटर करते हैं तो ये सेटअप आपके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जब भी आपका दिल करे मैडम के पास, मैडम से टाइम लेके आप डाउन एरो करोगे तो 4 या 5 9.2 का आपको फिर से पीएच, यानी कि डबल रेफरेंस वैल्यू के साथ है। पीएच 7 या 4 और 9 और 2, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको पुट करते हो, फिर से एंटर करते हो। तो आप जो भी इसके अंदर सैंपल, जैसे ये लिखा हुआ है, देखो पीएच 7 लिखा हुआ है ना, तो डबल रेफरेंस है इसके साथ। फिर एक 9.2 या 4 को आप रख सकते हो, डबल बार आप उसको कैलिब्रेट करते हो। उसके बाद आप सोइल को करते हो। सोइल के लिए आपको 12 ग्राम सोइल लेनी है, उसके अंदर 24 ml पानी डालना है, फिर उसको मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ स्टरर, और आप उसको फिर से यहाँ पर एंटर करोगे, फिर डाउन करोगे। देखो सैंपल लिखा आता है, यहाँ पर लिखा है ना सैंपल, जो देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर सैंपल नंबर डालोगे, मानो 1 3 डिजिट में ही सैंपल नंबर लेता है, फिर से एंटर करोगे तो आपको ये पीएच की वैल्यू बताएगा, जो भी पीएच की वैल्यू होगी आपकी। ठीक है, ये एक चीज़। सेकंड चीज़, पीएच आप बड़े आसान से कर सकते हो, बड़ा कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए पीएच कैलकुलेट करने के लिए। डबल कैलिब्रेशन है। देखो एक पीएच 7 आप सिंपल पीएच करते हो तो क्या करते हो, एक ही कैलिब्रेट करते हो, लेकिन यहाँ पर आप सोइल की बात करें, उसकी वैल्यू को देखते हुए डबल कैलिब्रेशन दिया गया है। पीएच 7 और या फिर पीएच 4 या 9.2 के साथ दूसरी बार कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इजी कर सकते हैं, जैसे इसको दोबारा से रीसेट करते हैं, फिर से एंटर करते हैं, डाउन एरो को, इजी आ गई, स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर से एंटर करोगे और फिर से आप इसकी डाउन एरो करोगे, फिर सैंपल दिखा रहा है सैंपल। तो ऐसे करके पीएच और इसे निकाल सकते हैं। जैसे एक को हम सैंपल प्रिपेयर करके दिखाते हैं कि कैसे करेगा। जैसे जो पीएच के लिए होगा, जो पीएच के लिए सैंपल प्रिपेयर करोगे वही आप ईसी के लिए फॉलो करोगे। कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोड को चेंज करना है और आप ईसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो था क्योंकि दोनों चीज़ें आप इलेक्ट्रोड या सेल से पता करते हो ना। भी ईसी भी अगर फिजिक्स के बच्चे हैं कोई, तो ईसी जो होता है वो सेल से पता किया जाता है, देखा ना। और जो पीएच है वो इलेक्ट्रोड से पता करते हैं। कौन सी इलेक्ट्रोड होती है, AgCl की इलेक्ट्रोड होती है, वो उसके साथ दिया गया है सारी चीज़ें। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है। इसके बाद मैनुअल जो है एक दिया गया है इसके साथ, हार्वेस्टर कंपनी ने ही दिया है। जो स्टेप्स इसमें लिखे गए हैं वही हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, वही फॉलो करने हैं। उसके बाद आपको बता देगा नाइट्रोजन कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, फॉस्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है। जैसे इसमें लिखा गया है, अगर OC को करना हो तो OC1 और OC2 डालना है। कितना डालना है वो भी बताया हुआ, कितना डालना है। आपको 47 ml पानी डालना है, आधे घंटे के लिए रखना है, फिर से उसको फॉलो करना है, जो भी स्टेप्स दिया गया है। तो एक एक को हम करेंगे कि कैसे करना है, और उसको आप उसके बाद आपको ये पूरा फॉलो चार्ट करके हम बता सकते हैं कि कितना नाइट्रोजन, कितना फॉस्फोरस, कितना पर्टिकुलर किस चीज़ की वैल्यू है। सपोज करो मुझे अपना किसी फील्ड की मिट्टी चाहिए। अब मिट्टी आपको कर तो लिया, लेकिन ऊपर की मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट्स है वो अलग होता है, नीचे वाली मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स अलग होती हैं, ऐसी होती है ना। तो फिर क्या करते हैं, मान लो आपको हॉर्टिकल्चर करना है, तो उसके लिए जो उसकी रूट्स हैं, हॉर्टिकल्चर मतलब फलों का बागवानी वगैरह करते हैं, तो उसमें देखें तो कितना डालेंगे, कितनी मिट्टी लेंगे, उसकी जो जड़ें होती हैं कहाँ तक जाती हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर तक चली जाती है ना। जिससे अगर आपने किसी ने अमरूद का बाग लगाया है, किसी और चीज़ का बाग लगाया, तो 1 मीटर तक जा सकती है ना। और जो सिंपल क्रॉप से लगाते हैं उसकी कितनी जाती है, 0 से 15। मानो किसी ने गेहूँ लगाया है, राइस लगाया है, तो उसकी तो थोड़ी होती है ना। अब 100 सेंटीमीटर और 0.15 सेंटीमीटर में तो फ़र्क है 15 में। तो उसके लिए क्या करेंगे, मानो आपको लगाना राइस, तो मुझे पता है 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में ही जाएगी। तो आपको कैसे सैंपल कलेक्ट करोगे, अपने खेत के 5-6 जगह से मिट्टी लो, कितनी से 0 से 15। एक ओगर भी आता है, ओगर देखा किसी ने, ओगर एक आता है, उसको नीचे डालते हैं 15 में, उसके ऊपर पॉइंट्स भी लगे होते हैं, ये 15 सेंटीमीटर का, ये 20 सेंटीमीटर का है। जो एग्रीकल्चर पर्पस को ज़्यादा बिलोंग करते हैं
तो वो ओगर यूज़ करते होते हैं। तो 4 से 5 जगह ऐसी मिट्टी लो, उसको मिक्स करो, मिक्स करके उसके 4 पार्ट बनाओ, अपोजिट साइड के आप निकाल दो, बीच वाले रख लो, फिर से उसको मिक्स करो, फिर से अपोजिट साइड के निकाल दो, फिर से रख लो, तब तक करते जाना, तब तक आपके पास 500 ग्राम मिट्टी ना रह जाए। वो मिट्टी ला के आपको देनी है, उसको हम चेक करके बता देंगे कि किस क्रॉप के लिए आप इसके लिए बेनिफिशियल है, और कौन सी क्रॉप अगर आप लगाना चाहते हो तो कितना आपको न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलर ये डालना पड़ेगा। होगा ना भाई, अलग अलग क्रॉप्स लगा रहे हो तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी चाहिए, अलग अलग सॉइल की होनी चाहिए। अब यहाँ आप चाहो कि मैं पल्म लगा लूँ तो पॉसिबिलिटी है, पल्म लगा लें या कुछ और लगा लें, ऐसा हो सकता है। पहली बात तो इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं है, दूसरी बात आपकी सॉइल उसके लायक नहीं है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग आप केवी के कृषि विज्ञान केंद्र रोहतक जो है यहाँ पर, वहाँ जाके अपनी मिट्टी लेके जाओ, वो ही बता देंगे कि आपकी क्रॉप जो पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है और इसके लिए नहीं है। अगर किसी को सपोज करो अमरूदों का बाग लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि सॉइल इतना सस्टेन कर पाएगी अमरूदों के बाग के साथ, पता होना चाहिए इसके पहले। तो उसके लिए भी आप उनके पास जाओ, उनको बोलो मुझे अमरूद का बाग लगाना है, आप बताओ मैं क्या कितना डालूँ, या मेरी सॉइल इतने में ही काम चल जाएगा, जैसी सॉइल है उसी में लगा दूँ। तो वो आपको बिल्कुल हर एक क्रॉप के साथ किस न्यूट्रिएंट की कितने रिक्वायरमेंट है वो बता देंगे। ठीक है, मशीन ये भी बता सकती है, बिल्कुल बता सकती है, लेकिन ये जस्ट एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि बच्चे करना सीखें, अपनी केमिस्ट्री की यूटिलिटी सीखें। अगर किसी और बच्चे को कहें, मार्ट के बच्चे को कि पीएच पता है तुम्हें, तो वो क्या कहेगा, वो नहीं जान सकता। इसी पता आपको नहीं जान सकता। मैं कहूँ कार्बन का कंटेंट कैसे पता करोगे कंपोजिशन में, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हो कंपोजिशन पता। इनऑर्गेनिक में एक एक्सपेरिमेंट लगाते हैं हम FeSO4 के साथ, कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपके अटैच हैं वो आप बता सकते हो। कैसे? टाइट्रेशन करते हो। कॉपर सल्फेट के साथ कितने आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं वो भी आप बता सकते हो। कैसे? टाइट्रेशन से। तो आप उनसे ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हो, केमिस्ट्री वाले जानते हैं ना उनसे ज़्यादा। भाई उन आर्ट वालों को क्या पता, उनको नहीं पता, हमें पता है। लेकिन तो इसीलिए स्पेशली केमिस्ट्री वालों के लिए प्रोग्राम चला गया है कि बच्चे सीखें, उसका यूटिलिटी पार्ट देखें कि कैसे होता है। अगर नाइट्रोजन का कंटेंट आपको जनरली किसी चीज़ में पता करना हो तो कौन सा मेथड अपनाते हैं पता है किसी को? ज़ैल डाल मेथड होता है। ठीक है, उस ज़ैल डाल मेथड को करने के लिए आपको 2 घंटे लगेंगे। वो काम आपकी मशीन जब भी करके दे रही है फटाफट। कौन सा फर्टिलाइजर डालते हो? नाइट्रोजन का कंटेंट अगर आपको बढ़ाना है तो कौन सा फर्टिलाइजर डालोगे? यूरिया डालते हो, लेके आते हो, वाइट पाउडर डालते हो। तो अगर आप अपनी सपोज करो पहले से ही सॉइल में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है कंटेंट और आपने और डाल दिया तो क्या हो जाएगी आपकी, क्या होगा? सॉइल का ज़्यादा बेसिक नेचर की हो जाएगी। और किसी का भी अगर आप, हमारे अंदर भी हम ये कहते हैं आयरन बहुत ज़्यादा रिक्वायर है ना, रिक्वायर आयरन की क्वांटिटी है ना हीमोग्लोबिन की, और ज़्यादा आयरन डाल दे तो क्या होगा? हमारा किडनी पे इफेक्ट आ जाएगा, लीवर पे इफेक्ट आ जाएगा। तो ये सॉइल का जैसे हेल्थ चेकअप होता है ना, जैसे हमारा हेल्थ चेकअप होता है ना, हम टाइम टू टाइम अपना BP, शुगर, HB नोट करवाते रहते हैं ना, ताकि हमें पता चले मृदा रहे हमें कौन सी डाइट लेनी है। अगर मान लो मेरा शुगर ऑलरेडी ज़्यादा है और मैं मीठा मिठाई खाती रहूँगी तो वही बढ़ता रहेगा। तो पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि मेरा ओरिजिनल शुगर लेवल क्या है। उसी तरह ये सॉइल का एक हेल्थ चेकअप है जो आपको टाइम टू टाइम करवाना पड़ेगा। जो सॉइल टेस्टिंग है शॉर्ट टर्म में हेल्थ चेकअप ऑफ फील्ड सॉइल करवाना क्यों जरूरी है ये तो मैंने आपको अब ये जो आपको ये दे रखा है, तो पहली बात तो सॉइल टेस्टिंग है क्या चीज़, कि सॉइल से हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। सॉइल टेस्टिंग बेसिकली सॉइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैम ने जैसे बताया उसकी कुछ pH वैल्यू हो सकती है, हो सकता है आपके खेत की सॉइल एसिडिक है, हो सकता है आपके खेत की सॉइल न्यूट्रल है, हो सकता है वो बेसिक है। वो आपको कैसे पता चलेगा? आप जब तक उसका pH नोट नहीं करवाओगे कि मेरे खेत की सॉइल कैसी है, तब तक तो आपको नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए आपको उसका क्या करना पड़ेगा? pH नोट करवाना पड़ेगा। आपको उसका केमिकल एनालिसिस कराना पड़ेगा कि उसमें नाइट्रोजन कितना है, पोटेशियम कितना है, फास्फोरस कितना है, आयरन कितना है, मैग्नीशियम कितना है, तो उसकी वो सलाइन है या नहीं, क्या मेरी सॉइल कहते हैं ना बंजर है या उर्वरक है, ये यूज करते हैं ना वर्ड, तो वो कैसे पता चलेगा? वो भी सॉइल टेस्टिंग से पता चलेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें क्या करानी पड़ेगी? पहले सॉइल टेस्टिंग। सेकंड क्वेश्चन
कि सॉइल टेस्टिंग के लिए मतलब कब करानी चाहिए सॉइल टेस्टिंग। ऐसा थोड़ी ना है कि खेत में पूरी खेती खड़ी है, पूरी फसल मतलब कटने की कगार के ऊपर है और मैं उस टाइम पे अपनी सॉइल की टेस्टिंग करा रही हूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सॉइल टेस्टिंग हमें कब करानी चाहिए, स्पेशली जिनके जो पेरेंट्स अभी आपने हाथ खड़ा किया था ना कि फार्मर है, ठीक है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि सॉइल की टेस्टिंग या तो जो आप फसल बोने जा रहे हो उससे पहले होनी चाहिए, या तो फसल काटने के बाद जब आप नई फसल बोओगे उससे पहले होनी चाहिए, या फिर जो आपने फर्टिलाइजर डाल दिया, ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजर थोक के भाव में डालते रहो उसमें, नहीं, जब एक बार आपने फर्टिलाइजर डाल दिया ना तो 3 से 4 महीने तक उसमें फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार उसमें डाला था ना तो 3 मंथ तक उसको फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। अब हमें जो ड्यूटी दी गई है कि इस कंपनी की तरफ से या जो कृषि विज्ञान केंद्र या हरियाणा सरकार की तरफ से ये एक मिनी किट प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अब ये मिनी किट क्या क्या, जो सॉइल के अंदर ना बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी। मैक्रो का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में, माइक्रो का मतलब जो बेसिकली जैसे हमारी बॉडी है वैसे ही सॉइल भी है। जैसे रविंदर सर ने भी कहा था कि जैसे बॉडी का चेकअप जरूरी है वैसे ही सॉइल का चेकअप भी जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है, वैसे ही सॉइल के अंदर भी क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट भी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है। मैक्रो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम है वो हमारे मैक्रो, जो कि ज्यादा अमाउंट में चाहिए, और जो आयरन, कैल्शियम, जिंक और बोरोन ये जो बच गए ये इनकी जरूरत जरूर होती है, लेकिन ज्यादा बल्क अमाउंट में जरूरत नहीं होती, इनकी किसमें जरूरत होती है, बहुत स्मॉल अमाउंट में जरूरत, ठीक है। तो वो भी हम इससे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी निकाल सकते हैं कि सॉइल के अंदर क्या है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी निकाल सकते हैं। एक और क्या निकाल सकते हैं, हमारी सॉइल का पीएच निकाल सकते हैं कि हमारी सॉइल एसिडिक है, न्यूट्रल है या एसिडिक। एक प्रॉपर्टी है ईसी, ईसी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का काम क्या होता है, आप कंडक्टिविटी पढ़ते हो ना केमिस्ट्री स्टूडेंट, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, जितनी कंडक्टिविटी अच्छी होगी उतना ही ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन क्या होगा, बेटर होगा। तो वैसे ही सॉइल की कंडक्टिविटी भी जितनी अच्छी होगी ना उतना ही ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो हमारी क्रॉप के अंदर क्या होगा, अच्छा, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स पीएच, ईसी, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हम ये जो हमें किट प्रोवाइड की गई है इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि बेटा ये हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है या H2SO4 लिया, क्योंकि ये जो कंपनी है इसने इस चीज का कॉपीराइट अपने पास रखा है कि नाइट्रोजन को टेस्ट करने के लिए उसने कौन कौन सा केमिकल यूज किया है, कि आपने जो N1 है या N2 है, N1 क्या है, कौन सा केमिकल है, वो हमें नहीं बताया। उसने एक कोडवर्ड दे दिया बस NX1 और इतने ml आपको NX1 डालना है, तो वो हमें उतना ही ऐड करना पड़ेगा, वो कॉपीराइट उसके पास। पूरी मैनुअल जैसे कि मैम ने बताई, पूरी मैनुअल प्रोवाइड की है। सैंपलिंग मैम ने आपको बता दिया है कि आप सैंपलिंग कैसे करोगे, ठीक है, कब सैंपल लेना है वो भी आपको पता चल गया है, ऐसा नहीं है कभी भी जाके सैंपल कलेक्ट करो, ठीक है। और सैंपल जो आप लेके आओगे वो कम से कम आपके खेत, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी फसल बोना चाहते हो अपने खेत में। आप उस खेत में गेहूं लगाना चाहते हो, चावल लगाना चाहते हो, बाजरा करना चाहते हो, या फिर आम का बाग लगाना चाहते हो। अब आम के बाग की जड़, इतनी जड़ तो होगी नहीं आम के पेड़ की, उसकी जड़ तो कहाँ तक जाएगी, बहुत नीचे तक जाएगी ना। तो वहाँ पे तो कौन से कहाँ के न्यूट्रिएंट्स देखने पड़ेंगे कि इतनी गहराई में कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो वहाँ का सैंपल बहुत बड़ा खड्डा खोद के तब कलेक्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल जो फसल वाला है वो क्या है, 10 से 15 मीटर जो हमारा सेंटीमीटर का जो ओगर आता है उसकी हेल्प से हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सैंपलिंग, कैसे सैंपलिंग करनी है मैम आपको बता चुकी है। अलग अलग जगह से आपको क्या करना है, कम से कम अगर बड़ा खेत है तो कम से कम 10 से 15 जगह से आप सैंपल कलेक्ट करो। छोटा खेत है तो 4 से 5, जैसे आप अपने घर में ही कर रहे हो, आपने अपने घर का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, 50 गज या 100 गज, इतने जगह में आपको अपनी सब्जियां हैं वो बोनी है, तो उसमें आपको 10 से 15 जगह की जरूरत नहीं है। आप 5 से 6 जगह खड्डा खोद के, इतना इतना खड्डा खोद के और निकालो, ठीक है, उसको सारे को एक जगह इकट्ठा करो खेत में या किसी कारपेट के ऊपर या
कट्टे के ऊपर इकट्ठा करो, ठीक है। उसको अच्छे से रब करके मिक्स करो ताकि हर कॉर्नर की जो सॉइल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद डायगोनल वालों को वापस से ही खेत में डाल दो और डायगोनल वाले ही लेंगे। आधा बच गया हमारे पास, ठीक है। उस आधे को फिर मिक्स करके फिर 4 पार्ट में डिवाइड करो, फिर डायगोनल वाले वापस खेत में, अपोजिट डायगोनल वाले ले लो। इस प्रोसेस को हमें कब तक रिपीट करना है? जब तक कि ये आधा किलो जितना हमारे पास सैंपल नहीं बच जाता। ये सैंपल इसी प्रोसेस से बनके कृषि विज्ञान केंद्र ने हमें प्रोवाइड किया। जो फार्मर है अपने सैंपल कृषि विज्ञान केंद्र में देके जाते हैं और वहां से 800 सैंपल हमारे पास आए हुए हैं टेस्ट होने के लिए। वो हमें टेस्ट करने हैं। उन्होंने हमें बता रखा है कि कौन कौन से एलिमेंट हमको टेस्ट करके देने हैं इस किट की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहला जो सबसे इजी भी है और मतलब सबसे पहला जो टेस्ट है और वो है हमारे 2 टेस्ट मान लो, पीएच और ईसी। ये हमने क्यों लिए? क्योंकि इसके लिए हमें अलग अलग केमिकल बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही सैंपल बनाओगे, उसी सॉल्यूशन से आपकी पीएच भी टेस्ट हो जाएगी, उसी सॉल्यूशन से आपकी क्या हो जाएगी, ईसी भी टेस्ट हो जाएगी, ठीक है। पीएच, नॉर्मल पीएच मीटर आप लैब में फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उन्होंने पीएच मीटर यूज किया होगा। नहीं तो जो पीएच मीटर जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना, पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव आयन, वो भी यहाँ भी वही है। लैब में हम जो पीएच मीटर यूज करते हैं ये भी वैसे ही है। हमारे पास ये पीएच की इलेक्ट्रोड है, ग्लास इलेक्ट्रोड है जो कि पीएच नॉट कट डाउन करने के लिए यूज की जाती है। एक इलेक्ट्रोड दूसरी और है ईसी की जो कि किसके लिए यूज की जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के लिए। सैंपल इनका एक ही बनेगा। अब आपको काम कैसे करना है मैम, इतना बड़ा प्रोसीजर हम कैसे याद करेंगे? तो आपको प्रोसीजर जो आप एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल निकालते हो याद हो गया? निकाले होंगे ना फर्स्ट ईयर में, याद है? नहीं किया? उसके लिए क्या किया था? मैनुअल साथ में रखते थे। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटेक्शन करते हैं उसके लिए भी मैनुअल रखते हैं ना, तो इसकी भी पूरी मैनुअल है हमारे पास। आपको इसका प्रोसीजर रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि भाई क्या ऐड किया जाए क्या नहीं किया जाए, ये पूरा प्रोसीजर है। इसमें हर एक एलिमेंट में किस तरीके से प्रोसीड करना है, किस तरीके से इसको यूज करना है, वो पूरा लिखा है। हम आपके सामने 5 टेस्ट करेंगे आज, क्योंकि अगर इस एक सैंपल के हम सारे के सारे एलिमेंट करने लगे तो आपके 5 घंटे लग जाएंगे, थोड़ा लेंथी है। हम इसमें 5 टेस्ट करेंगे, पीएच, ईसी, ओसी मींस ऑर्गेनिक कार्बन, कार्बन कंटेंट होता है ना। तो कौन सी सॉइल अच्छी मानोगे? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि ना ब्लैक सॉइल सबसे अच्छी होती है ना? ब्लैक सॉइल सबसे अच्छी होती है। क्यों होती है? क्यों फर्टिलिटी क्यों अच्छी होती है? उसके अंदर कार्बन का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो कार्बन कंटेंट हम सॉइल के कलर से भी थोड़ा सा बता सकते हैं कि अगर मेरे पास ब्लैक सॉइल आई हुई है इसका मतलब उसमें कार्बन का कंटेंट अच्छा है। अगर बालू मिट्टी मैं आपको दूंगी तो उसके अंदर आप टेस्ट करके निकालोगे तो उसके अंदर कार्बन कंटेंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। करिए स्टार्ट। कौन बच्चा आएगा बताओ? एक चीज तो रहेगी बेटा, हम ये कह रहे हैं कि आपको नाइट्रोजन डालना है, नाइट्रोजन डालना है, बोल रहे हैं ना बहुत देर से, भाई यूरिया डालना है, और यूरिया का तो कोई टेस्ट ही नहीं है। यूरिया का नाइट्रोजन को पता करने का कोई डिटेक्शन नहीं है। कारण नाइट्रोजन को पता करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है इसमें कोई भी। द रीज़न इज कि जो ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट है ना वही नाइट्रोजन का कंटेंट बताता है। जितना आपके पास ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट है, क्योंकि आप एलिमेंटल कंपोजिशन अगर एटमॉस्फेयर में देखोगे तो कार्बन कंटेंट जितना होता है उसके ही अप्रोक्सीमेशन में आप दिखाया जाता है नाइट्रोजन का कंटेंट दिखाया जाता है ना, 78% नाइट्रोजन गैस दिखाया जाता है। तो उसी कंपोजिशन से ही आप क्या बताते हो कि मेरा नाइट्रोजन इतना है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं बताएगी, ये बता देगी, लेकिन आपके पास प्रोसीजर कोई भी नहीं है कि जिससे आप बता सको कि नाइट्रोजन इतना है। द रीज़न इज ओनली कि ऑर्गेनिक कार्बन का जितना उतना ही परसेंटेज से कंपोजिशन आप फाइंड आउट, रेशो लगाते हो ना, 1:2, अगर इसका 1 है तो दूसरे का 2 हो जाएगा, वही कंपोजिशन लगा के इसमें बताया गया है कि नाइट्रोजन कितना है वो बता देगी। वो आपको ये भी बताएगी कि इसमें इतनी रिक्वायरमेंट है, वो ये भी बताएगी कि आपको ये वाला अगर क्रॉप लगाना है तो उसकी इतनी वैल्यू डालनी है, बस ये। लेकिन फिर भी मैं यही कहती हूँ कि जैसे मैम कह रहे हैं, सर कह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं, हेल्थ चेकअप अपने पेरेंट्स को अवेयर करो,
हर बार क्रॉप लगाने से पहले कम से कम एक बार सॉइल का चेकअप जरूर कराएं, सॉइल टेस्टिंग जरूर कराएं। वो आपको सॉइल टेस्ट कार्ड, हेल्थ कार्ड बना के देते हैं, वो नाम भी ऐसे है उसका, सॉइल हेल्थ कार्ड, और उस पर लिखा होता है कि इतना वैल्यू इसका, इतना वैल्यू इसका, तो ये वाली क्रॉप आप लगा सकते हो, है ना। और अगर आप अमाउंट ज़्यादा डाल दो किसी चीज़ का तो क्या होगा, लीच आउट, इसका मतलब उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। जिसको अगर किसी ने डाका किया हो, अमाउंट ज़्यादा डल गया हो फार्मर से, तो क्या करेगा, पानी चलाएगा, उसमें बहुत सारा पानी चलाएगा, और फिर उसको ड्रेन का आउट करने के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम बनाएगा जिसमें वो डिजोल्व होके बाहर आएगा, और वो तब तक करता रहेगा जब तक कि उसकी फसल का सही जो अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स का मिल ना जाए। ऐसा ही करोगे ना। और अगर थोड़ी सी सॉइल होती या मिट्टी होती तो मैं फटाफट कर देते ना। और इतने बड़े फील्ड में आप पानी भरोगे, पानी की वेस्टेज, केमिकल की वेस्टेज, और जिस पानी में दोबारा जाएगा वो भी खराब हुआ ना। तो उसके लिए आपको सिंपल थ्योरी है कि सबसे पहले कोई भी क्रॉप लगाने से पहले एटलीस्ट साल में 2 बार सॉइल का हेल्थ चेकअप जरूर कराया जाए, हेल्थ कार्ड बनवाया जाए। कुछ रुपए नहीं लगता, 10 रुपये केवल आपका लेता है KVK करवाने के लिए। यहाँ लेके आओगे हम भी यहाँ कर देंगे, वहाँ लेके जाओगे तो 10 रुपये लेते हैं वो जस्ट। आप तो आते भी यहीं पर हो, है ना। अपने घर से हमने बता दिया ऐसे ऐसे करो, 7-8 जगह से मिट्टी लो, मिलाओ और लेके आ जाओ, और अपने KVK में देकर आओ। अपने पापा के नाम से रजिस्टर करा दो कि ये मेरा सॉइल है और इतने एकड़ का है, वो बता देंगे इतना अमाउंट आपको डालना है, ये क्रॉप लगानी तो इतना। ये भी कह सकते हो कि मुझे राइस लगाना है। अब इसको वीट बेल्ट बोलते हैं सारा, रोहतक और सोनीपत को ज़्यादातर वीट बेल्ट में आती है ना, लगाते हैं ना वीट। राइस भी लगाया जाता है, पर कंपैरेटिवली आप करनाल या उधर कुरुक्षेत्र साइड जाओगे तो वहाँ राइस ज़्यादा लगाते, तो उसको धान का कटोरा भी बोला जाता है ना। करते हो ना, उधर करनाल को धान का कटोरा भी बोला जाता है, क्योंकि वो बेल्ट आपकी राइस की है और यहाँ बेल्ट वीट की, तो डिफरेंस तो है ना। तो इसलिए हमारी जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वो भी ये कहती है कि जब बारिश हो ना तभी अपना राइस लगाना, अदरवाइज यहाँ राइस मत लगाना, पानी बहुत ज़्यादा लगेगा, साथ में आपको फर्टिलाइजर्स भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो उस चीज़ के लिए मेरा फिर से रिकमेंडेशन है कि सॉइल टेस्टिंग हेल्थ कार्ड ज़रूर बनाया जाए। KVK आपको बना के देता है, सर्टिफाइड करता है कि इस क्रॉप के लिए आपकी सॉइल जो है बेनिफिटेड है, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज आपका पैसा वेस्ट होगा, आपका अमाउंट वेस्ट होगा, फर्टिलाइजर्स पे भी अमाउंट वेस्ट होगा। कई बार आप देखते हो फसल लगी हुई है, जल गई, हो जाता है, लगाई बड़ी भी हुई लेकिन जल गई सारी, क्यों? क्योंकि यही नहीं पता कितना अमाउंट किस चीज़ का डालना था हमें। तो ये चीज़ों को ध्यान करना है। आप साइंस स्टूडेंट्स हो, आपसे ये बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आप ये काम करोगे, अपने पेरेंट्स को अवेयर करोगे ना अवेयर जाके, उनको बोलोगे कि आपको हेल्थ कार्ड, वो ये कहेंगे नहीं मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे तो पता है कितना डालना है। नहीं, उनको नहीं पता, क्योंकि उनको भी अमाउंट का वो जाते हैं किसके पास, जो बेचते हैं, होते हैं ना एग्रीकल्चर का सामान जो बेचते हैं, उसके पास जाएगा, वो कहेगा जी 4 एकड़ ज़मीन है, 1 कट्टा डाल दे भाई यूरिया का, ऐसे बोलता है। कोई लेने गया अपने फादर के साथ, पैसे करा, पैसे करा, डाल दिया उसमें, रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, मिट्टी को जरूरत ही नहीं थी उस चीज़ की। अगर आपने पहले चेकअप करा लिया होता तो आपको पता चलता है कि उसको जरूरत ही नहीं थी, तो वो आपके अननेसेसरी जो खर्चा हो जाता है उसको भी बचाता है। अब हम जो चेकअप करेंगे ना इसका सॉइल का, वो मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे तो आता है, मैडम को भी आता है। हम तो 100-150 सैंपल निकाल के रिपोर्ट दे चुके हैं। KVK के अंदर 150 सैंपल का रिपोर्ट, हेल्थ चेकअप का रिपोर्ट कार्ड हम भेज चुके हैं। ये वॉलंटियर करेंगे, ठीक है। और आप सब लोग देखो, हम बस बताएंगे कि ऐसा ऐसा। ये टेस्टिंग मीटर है, हाँ एक इधर ले लो, एक ही तरह